तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको सोच लो केमिस्ट्री में 5 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही मस्त तरीके से समझना। अभिक्रिया का वेग क्या है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। पूरा टॉपिक बहुत आसान शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली। ठीक है, तो जैसा कि बात करें हम लोग आज से क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हो चैनल को उनको बता दें आप लोग क्या कर सकते हो। अगर चैप्टर 3 से पहले अभी तक चैप्टर 1 हमने कंप्लीट करा दिया था पूरा केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 जो विद्युत रसायन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहो उसके पहले के वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू कर रहे हैं तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी को। ठीक है, जिसमें सबसे पहले देखो अगर बात करें रासायनिक बलगतिकी, इस पार्ट पे हमें क्या पढ़ना है ये समझ लो। रासायनिक बलगतिकी पार्ट पे हमें क्या पढ़ना है, हमें अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अभिक्रिया किस स्पीड से होती है, ये सब चीजें हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करनी है हमें अभिक्रिया की स्पीड के बारे में, जिसे अभिक्रिया का वेग बोला जाता है। कि अभिक्रिया का वेग का मतलब अभिक्रिया किस तरह से किस स्पीड से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम सबसे पहले अभिक्रिया का वेग। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है तो वो उसका कुछ वेग होता है, उसकी कुछ स्पीड होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जिसे इंग्लिश पे रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, होता क्या है ये। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी अभिक्रिया है तो उसको ध्यान समझना। कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले आपके पास होता है अभिकारक। ठीक है, ध्यान से समझो, कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें सबसे पहले अभिकारक होता है, फिर उससे अभिकारक से बनता क्या है, उत्पाद बनता है। कोई भी अभिक्रिया है उसमें दो ही चीज होती है, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक होता है जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे मान लो एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल थे N2 + H2, जिससे बनता क्या है NH3। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा। ये एक प्रकार की अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनती है। तो इधर साइड वाले ये जो N2 और H2 है यही क्या है, अभिकारक अणु है, और ये जो इधर वाला है NH3 यही आपका क्या है, उत्पाद है। तो किसी भी अभिक्रिया में दो चीज होंगी, अभिकारक जिससे क्या बन रहा होगा, उत्पाद बन रहा होगा। ठीक है, जैसे N2 और H2 के मिलने से क्या बना, 2NH3, जो कि एक उत्पाद का कार्य कर रहा है। ठीक है, अमोनिया बना, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया उसमें अभिकारक होता है जिससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब बात आती है जो N2 + H2 से NH3 बनना, ये एक प्रकार की अभिक्रिया है। अब अगर बात करें इस अभिक्रिया का हमें वेग निकालना हो, अभिक्रिया की स्पीड निकालना हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा होती है कि अभिक्रिया का वेग लिखते फिर समझाते, लिखते एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, ध्यान समझना, उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है अभिक्रिया के वेग की, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा पढ़ सकते हो कि एकांक समय में, समय जब एकांक होगा, मतलब एकांक का मतलब होता है एक, जब समय t का मान 1 होगा तब एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहां से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में
ठीक है, इसे देखो इरेज कर देना, अभी फिर लिख दिया जाएगा सही से। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या लिख सकते हो, परिवर्तन में लगा समय लिख लो या समय में परिवर्तन लिख लो। ठीक है, ये सूत्र होता है अभिक्रिया के वेग का, समय में परिवर्तन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लो। अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। ठीक है, मतलब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है और समय में जो परिवर्तन होगा उसके अनुपात को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। परिभाषा एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फॉर्मूला अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं यदि, ठीक है, यदि dt समय में अभिकारक या उत्पाद, समय हमने मान लिया dt, d का मतलब है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक है, तो dt हमने मान लिया, यदि dt समय अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता dx हो। ठीक है, क्या मान लेते हैं, dx, x सांद्रता d लग जाने से छोटी सी सांद्रता dx बन गई, तो लिखते हैं dx हो, तब क्या होगा, तब अभिक्रिया के वेग का क्या फॉर्मूला होगा वो समझना। तब अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या फॉर्मूला होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को हमने क्या माना, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को हमने माना dx के बराबर, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपॉन में समय में परिवर्तन, समय क्या है dt, तो dx अपॉन dt, यही हो गया अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन में dt। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला सिंपल सा, अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt। यदि dt समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता dx हो तब अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे थोड़ा सा समझना। ठीक है, अब जैसे अभिक्रिया के वेग को हमने बताया अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन, तो जब अभिकारक की सांद्रता के पदों में लिखा जाता है तब क्या फॉर्मूला होता है, उत्पाद की सांद्रता के पदों में लिखा जाता है तब क्या फॉर्मूला होता है। तो लिखते हैं यहाँ से, कोई भी अभिक्रिया होती है अगर, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें आपको बताया अभिकारक होता है जो कि किसका निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है, उत्पाद को प्रोडक्ट बोला जाता है, चाहो तो लिख लेना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक दे देते हैं N2 + H2, जिससे क्या बनता है 2NH3, ये एक प्रकार की रिएक्शन है, एक प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगर आपको दो पदों में आप सूत्र निकाल सकते हो, पहला अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन में, दूसरा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। हम फॉर्मूले लिखते हैं, देखो पहला लिखते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, एक चीज ध्यान देना, जब आपको अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के उसमें लिखना है तब चिन्ह माइनस का यूज करना है। अभी माइनस का चिन्ह क्यों यूज करना अभी बताएंगे। ठीक है, माइनस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन। ठीक है, अपॉन में समय में परिवर्तन, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, समय में परिवर्तन, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के पदों में लिखा जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। दूसरा यहाँ पे समझना, जब अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता के पदों में लिखा जाएगा तब क्या होगा, तब यहां से लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, तब वैल्यू प्लस में होगी, प्लस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में, सॉरी अब की बार उत्पाद का होगा ना, अभिकारक वाला तो लिख चुके, उत्पाद वाले में प्लस लगेगा। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपके अभिक्रिया के वेग का। देखो जब आपका अभिकारक, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा अभिक्रिया के वेग का, जब अभिकारक के पदों में लिखोगे माइनस में लिखना, जब उत्पाद के पदों में लिखोगे तो प्लस में लिखना है। ठीक है, बस ये चीज याद रखो। अब क्यों लिखना है उसका कारण समझ लो, क्यों लिखना है उसका कारण भी समझ लो। ठीक है, इसको प्लस में इसको माइनस में क्यों लिखना है,
ध्यान से समझो, कोई भी जैसे अभिक्रिया जैसे ये वाली है, अभी जब आपके पास N2 और H2 था, पहले आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, तो केवल यही चीज तो था, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस N2 और H2 को मिलाया गया तो बनने क्या लगा, NH3, बनने क्या लगा, NH3, और ये NH3 तब बनता है जब N2 और H2 मिलते हैं। मतलब जब NH3 नहीं बना था, केवल आपके पास N2 और H2 थे, तो N2 और H2 की ज्यादा मात्रा थी, लेकिन जैसे NH3 में वो परिवर्तित होने लगा तो N2 और H2 मतलब जो अभिकारक है इसकी सांद्रता में कमी आने लगी और उत्पाद जो है NH3 ये बढ़ने लगा। ध्यान समझो, पहले N2H2 था, आराम से इसकी सांद्रता थी, ज्यादा सांद्रता थी, लेकिन जैसे इसको मिलाया तो बनने क्या लगा, उत्पाद। अब अभिकारक कम हो रहा है, उत्पाद बनता जा रहा है, तो अभिकारक में क्या आई, कमी, और उत्पाद में क्या आई, वृद्धि। क्यों आई, क्योंकि अभिकारक को मिलाया गया तब जाके उत्पाद बना। तो अभिकारक में आई कमी, उत्पाद में आई वृद्धि, इसीलिए अभिकारक में माइनस को लेते हैं और उत्पाद में प्लस को लेते हैं, क्योंकि अभिकारक में कमी आती है। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, अमोनिया NH3 का निर्माण करते हैं, मतलब अभिकारक जब उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिकारक में कमी आती है, जिसकी वजह से माइनस लेते हैं, और उत्पाद बनता है, उत्पाद में वृद्धि होती है, इसलिए प्लस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग अभिक्रिया के वेग को लिखना चाहो इस अभिक्रिया के लिए N2 + 3H2 और 2NH3 के लिए, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कैसे, देखो ध्यान समझना। वेग बराबर सूत्र आप लगा सकते हो, आपको सूत्र बता दिए गए, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो जैसे N2 के लिए अगर हम कहें, N2 के लिए वेग निकालो, N2 क्या है, अभिकारक है, दो अभिकारक है N2 और H2, N2 और H2 दो अभिकारक है। तो यहाँ पे देखना, अगर N2 के लिए निकालना तो N2 क्या अभिकारक, तो अभिकारक के लिए चिन्ह बस ध्यान देना, माइनस का यूज करना है, माइनस का N2 है। देखो सूत्र क्या होता है, dx/dt, x क्या है, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता। तो x की जगह अगर N2 ले रहे हो तो यहाँ पे dN2 ले लेना है और अपॉन में dt, ये हो जाएगा इसके लिए वेग। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर N2 का वेग निकाल लो, मतलब यहाँ पे N2 क्या अभिकारक, अगर इसका वेग निकाल लो तो dN2/dt। ठीक है, x की जगह बस ये रख दो। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये सारे अगर इसके लिए वेग निकालोगे तब भी बराबर आएगा, इसके लिए निकालोगे तब भी वही आएगा, इसके लिए निकालोगे तब भी, तीनों के लिए वेग सेम ही आएगा। अगर H2 के लिए निकालो तो ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, तो इसके लिए माइनस dH2/dt। ठीक है, अगर उसके लिए निकाल लोगे NH3 के लिए वेग, तो बस ये याद रखना, जब ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, उत्पाद के लिए प्लस में रखना है बस। ठीक है, तो प्लस का dNH3/dt। d क्या दिखा रहा है, d परिवर्तन को दिखा रहा है, डेरिवेटिव मतलब अवकलन जो है इसका परिवर्तन दिखा रहा है कि NH3 की सांद्रता में परिवर्तन, H2 की सांद्रता में परिवर्तन, N2 की सांद्रता में परिवर्तन, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे समझ में क्या आया, जब अभिकारक के लिए काम करेंगे तो माइनस का करेंगे, जब उत्पाद के लिए करेंगे तो प्लस का करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे वेग निकालने में एक चीज और यूज होता है जिसे बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, रस समीकरण मिति गुणांक, इसका ये पूरा नाम होता है रस समीकरण मिति गुणांक। ये होता क्या है रस समीकरण मिति गुणांक, ये होता है जैसे N2 पे देखोगे यहाँ पे किसी चीज का गुणा नहीं तो 1 का गुणा माना जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो H2 पे कितने का गुणा, 3 का गुणा है। यहाँ पे NH3 पे कितने गुणा, 2 का। तो यहाँ पे जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं इन्हीं रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया गया, 1 का गुणा है, यहाँ पे 3 का गुणा है, यहाँ पे 2 का, तो 2, 3, 1 ये सब क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। तो रस समीकरण मिति गुणांक जो होते हैं इनका वेग निकालने में क्या किया जाता है, इनका भाग लगाया जाता है। जैसे अगर आप N2 के पदों में निकाल लो तो माइनस का चिन्ह तो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज करना है, ये जो रस समीकरण मिति गुणांक यहाँ पे N2 का कितना है, 1, इससे भाग लगा देना है, तब जाके आपका एग्जैक्ट वेग निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3H2 तो इसका आपको क्या लगा देना है, इसका भाग लगा देना है, माइनस का 1/3 का आपको भाग लगा देना है। ठीक है, मतलब 3 का भाग लगाना है, 1 के बटे में 3 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से इसके लिए जब निकालोगे तो इस 2 का आपको भाग लगा देना है, इस 2 का भाग लगाओगे तो प्लस का 1/2, बस इतना करना और कोई दिक्कत नहीं है। पहले वेग निकालने के लिए हमने बताया जैसे N2 + H2 से NH3 बन रहा है तो N2 का वेग निकालना है, तो अभिकारक है ये, तो माइनस का dN2/dt, इसके लिए माइनस का dH2/dt, ये प्लस का होगा क्योंकि उत्पाद है, तो प्लस का dNH3/dt। बस यहाँ पे ये ध्यान देना, जो इनके रस समीकरण मिति गुणांक होंगे उनसे भाग लगा देना। जैसे N2 का रस समीकरण मिति गुणांक कुछ नहीं था तो 1 मान लिया गया, तो 1 से भाग लगा देंगे, 1/1, यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह होगा। ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे H2 के लिए निकाला गया तो 3 से भाग लगा देंगे क्योंकि H2 के पहले 3 रस समीकरण मिति गुणांक, तो 1/3 हो गया इंटू ये। ठीक है, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो 1 के बटे में 2 हमने कर दिया, 2 का भाग हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ही वेग निकाला जाता है, सबको समझ में भी होगा।
कुछ नहीं है यार, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। सबसे पहले परिभाषा समझ गए थे, एकांक समय में अभिकारक के उत्पाद की सांतम परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सूत्र अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के उत्पाद की सांतम परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। यदि dt समय में, dt क्या है, समय में परिवर्तन, यदि dt समय में अभिकारक के उत्पाद की सांतम में dx परिवर्तन हो, सांतम में dx परिवर्तन हो, तब अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt हो जाएगा। अब आपको पता है अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होता है जिससे उत्पाद बनता है। एक अभिक्रिया का उदाहरण हमने ले लिया, जैसे N2 + H2 से 2NH3 बना, तो अभिक्रिया का वेग दो तरीके से निकलेगा, पहला अभिकारक की सांतक के पदों में, दूसरा उत्पाद की सांतक पदों में। तो जब अभिकारक की सांतक के पदों में निकला तो माइनस का चिन्ह हुआ, और जब उत्पाद की सांतक पदों में निकला तो प्लस का चिन्ह हुआ। बस ये याद रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर वेग निकालने के लिए हमने बताया जैसे इस अभिक्रिया का निकालना है या और कोई भी अभिक्रिया आपके पास आ जाए उसका निकालना, तो बस याद रखना अभिकारक का जब निकालोगे तो माइनस लगाना है, माइनस, और इसके रस समीकरण गुणांक से भाग भी लगाना है, ठीक है। जैसे इसके 1 से हमने भाग लगाया, यहाँ पे dN2/dt। वेग सबके लिए सेम आएगा, चाहे इसका निकालो चाहे इसका सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए निकालोगे तो -1/3 हो गया, क्योंकि 3 से भाग लगाया उसके रस समीकरण गुणांक से, dH2/dt, इसके लिए प्लस का 1/2 dNH3/dt। तो आशा करते हैं सबको अभिक्रिया का वेग समझ में आ चुका है। आपसे कहा था आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ जाओगे। तो वेग समझ गए। अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो एक बार आशा करते हैं आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को 4 कारक ऐसे हैं जो कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला ताप, जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, दूसरा दाब, तीसरा उत्प्रेरक और चौथा अभिकारक की सांद्रता। ये 4 चीजें हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, ठीक है। पहला देखो यहाँ से ताप। अगर ताप क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है समझना। ताप की वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, मतलब अगर ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो मतलब अभिक्रिया है कोई, मान लो अगर उस अभिक्रिया का टेम्परेचर, तापमान बढ़ाया जाता है तो उससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा है दाब का, दाब भी प्रभावित करता है। अगर दाब की वृद्धि होती है, दाब को बढ़ाया जाता है, तब भी वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अगर किसी अभिक्रिया में ताप या दाब को बढ़ाया जाता है तो वेग बढ़ता है। तीसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैसे प्रभावित करता है, उत्प्रेरक अगर इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग कम या अधिक हो जाता है, मतलब उत्प्रेरक क्या कर सकता है, किसी अभिक्रिया की स्पीड को या किसी अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। कैसे करेगा, देखो, जो उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब जिस प्रकार का उत्प्रेरक होगा उस प्रकार से डिसाइड होगा कि वह क्या करेगा, अभिक्रिया की, मतलब अभिक्रिया के वेग को कम करेगा या ज्यादा, ठीक है। ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कई सारे उत्प्रेरक होते हैं, जिस टाइप का उत्प्रेरक आप अभिक्रिया में लाओगे उसी टाइप का उत्प्रेरक क्या करेगा, उसके जो वेग है या उसकी जो गति अभिक्रिया की, उसको कम या ज्यादा करेगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग कम या अधिक होता है, या किस पे निर्भर करता है, उत्प्रेरक की प्रकृति पे कि किस प्रकार का उत्प्रेरक आपने यूज किया है, ठीक है। चौथा है सांद्रता। सांद्रता का प्रभाव, अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अभिक्रिया की अगर आप सांद्रता को बढ़ाते हो तब भी वेग आपका बढ़ जाता है। तो ये 4 आपके मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक का प्रभाव। ताप, दाब और सांद्रता क्या अगर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। उत्प्रेरक क्या कर सकता है, इसके वेग को कम और अधिक कर सकता है। कम कब करेगा, जब मतलब ये सब प्रकृति पे, किस प्रकार का आप उत्प्रेरक ले रहे हो उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा कि ये वेग को कम करेगा कि बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपको समझ में आता भी रहेगा, ठीक है। तो बस ये चीज समझना है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक है। तो वेग समझ लिया, वेग को प्रभावित करने वाले कारक समझ लिए। अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, जिसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो अब उसे समझ लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सिंपल है, ये भी एकदम आसान, ठीक है। पढ़ना है, यहाँ से हमने परिभाषा लिखी हुई है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की। क्या होती है परिभाषा, यदि किसी क्षण का मतलब यदि किसी समय अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं।
ये सिंपल सी परिभाषा है। यदि किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता जो वो एकांक हो, एकांक का मतलब यदि किसी समय अभिकारक की सांद्रता एक हो जाए, एकांक हो जाए, तब अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा भी लास्ट में आपको सिद्ध करके दिखाया भी जाएगा, आप टेंशन न लो, रटना बिल्कुल नहीं है, पहले ये समझो। यहाँ क्या है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नीचे से लिखना क्या है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। लिख देना, अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। अब यहाँ समझना, अभिक्रिया का वेग, यहाँ से लिखते हैं अभिक्रिया का वेग, ये कैसे समानुपाती होता है ये भी समझना भी, ठीक है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती का चिन्ह ये ऐसे बनता है। समानुपाती किसके होगा, अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभी आपने ये जो पढ़ा है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें आपको सांद्रता का प्रभाव पढ़ाया। सांद्रता में क्या होता है, अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ से अगर समानुपाती का आ गया तो इसका मतलब है अगर इधर आप सांद्रता को बढ़ाते हो तो इधर वेग भी बढ़ जाता है, और अगर सांद्रता को कम करते हो तो वेग जो होता है वो घट जाता है। मतलब अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अभिकारक की सांद्रता घटाई जाएगी तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। यही मतलब होता है समानुपाती का, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अभिक्रिया के वेग को हमने क्या बताया था, अभिक्रिया का वेग जो निकल के आया था वो आया था dx/dt। अभी आपने पढ़ा था dx/dt था अभिक्रिया का वेग समानुपाती। यदि अभिकारक की सांद्रता को c मान ले तो dx/dt समानुपाती होता है c के। अब यहाँ से आगे देखोगे तो dx/dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब समानुपाती का ये वाला चिन्ह हटेगा तो यहाँ से बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पे एक नियतांक आएगा जो होगा k, और यहाँ से जो c है ये वैसा ही रहेगा, तो k इंटू सी। ये फॉर्मूला होता है dx/dt बराबर k इंटू सी, जहाँ k अब क्या है, वेग स्थिरांक है, जहाँ k को क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे, ठीक है। जहाँ k क्या चीज है भैया, वेग स्थिरांक है, ठीक है। ध्यान समझो, k क्या चीज है, वेग स्थिरांक, dx/dt क्या है, वेग, c क्या अभिकारक की सांद्रता। तो देखो यहाँ से पहले लिखा गया अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। अभिक्रिया के वेग को dx/dt लिखा, फिर समानुपाती अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई, c, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, dx/dt, समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे k आया वेग स्थिरांक और c है, dx/dt बराबर k इंटू सी, जहाँ k को क्या बोला जाता है, वेग स्थिरांक बोला जाता है। अब बात करें ये परिभाषा भैया आप कह रहे थे लास्ट में बताओगे कैसे आएगी, तो समझना। यदि यहाँ से लिखे, यदि सांद्रता c जो हो वो एकांक हो, मतलब c का मान 1 हो, जब c 1 हो जाएगा तो dx/dt किसके बराबर होगा, k इंटू 1 के। इस सूत्र में देखो dx/dt बराबर k इंटू सी की जगह 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx/dt बराबर k के, ठीक है। मतलब dx/dt किसके बराबर हो जाएगा, k के। मतलब जब आप सांद्रता c का मान 1 रखते हो तो dx/dt बराबर हो जाता है k इंटू 1, तो dx/dt बराबर k। तो यहीं से परिभाषा बनती है, जब सांद्रता अभिकारक की सांद्रता 1 होती है, जब अभिकारक की सांद्रता एकांक होती है, तो जो dx/dt वो k के बराबर होता है। dx/dt क्या, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है, स्थिरांक k के। मतलब dx/dt बराबर हो जाता है k के। dx/dt अभिक्रिया का वेग है और k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो जब सांद्रता c 1 होती है तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k के बराबर होता है। परिभाषा यही है, जब किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, मतलब c का मान 1 हो, तो अभिक्रिया का वेग जो dx/dt होता है उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कहलाता है, मतलब उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है, dx/dt बराबर k। परिभाषा यहीं से, ठीक है। जब सांद्रता c 1 होगी तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होगा। या अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहेंगे, क्योंकि ये बराबर हो जाती है ना, जब दोनों वैल्यू सेम है तो उसको बराबर ही तो कहा जाएगा, तो इसलिए कहा गया अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपल से ये आपका एकदम छोटा सा टॉपिक है। वेग स्थिरांक यहाँ पे k होता है,
पहले यहाँ पे लिख देना अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, तो dx अपॉन dt समानुपाती c, dx अपॉन dt बराबर k इंटू सी, जहाँ k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के जो टॉपिक था अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, सब कुछ आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया। देखो कोशिश पूरी की कि रटना बिल्कुल ना पड़े, आसानी से आप समझ जाओ। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमने आपको पढ़ाया तो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चली क्लास 12 फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट है, वहां से आके चैप्टर नंबर 1 से पहले पार्ट से आप तैयारी बेहतरीन अपनी कर सकते हो। फिजिक्स पे भी बात करें, तीसरा चैप्टर वहां पे भी स्टार्ट है विद्युत धारा वाला, यहाँ पे तीसरा चैप्टर रासायनिक बल गतिकी वाला स्टार्ट है। मस्त तरीके से आई चल रही, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है, वहां पे भी जाके हमको फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम तो वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।